सुभान कमालिया का रहायशी है और ये एएसएफ में मुलाजिम है। 10 मार्च को इसकी ड्यूटी कराची एयरपोर्ट पर थी। दिन 12:05 पर गल्फ से एक फ़्लाइट आई। फ़्लाइट के एक मिडिल क्लास मुसाफिर ख़ानदान इसे रिसीव करने के लिए इंटरनेशनल अराइवल पर खड़ा था। मुसाफिर की 3 साल की छोटी बेटी भी एयरपोर्ट पर थी। इसने दूर से वालिद को देखा तो वो बेइख्तियार वालिद की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एएसएफ के एहलकार खड़े थे। बच्ची जब सुभान के करीब पहुंची तो इसने इसे बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा। बच्ची फर्श पर गिर गई, लेकिन ये इसके बावजूद उठी और दौड़कर वालिद से लिपट गई। यह मंजर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और ईद के दिनों में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इन दिनों भावल नगर का वाक़या वायरल था। ये वीडियो भी इस रैली का हिस्सा बन गई और सोशल मीडिया से होती हुई व्हाट्सएप ग्रुपों और फिर टीवी चैनल्स तक पहुंच गई। मीडिया के शोर पर आखिरी इत्तलात के मुताबिक एएसएफ ने सुभान को मुअत्तल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इस वाक़े में एक मिसिंग एलिमेंट मौजूद है। वो क्या है, हम इस तरफ आने से पहले भावल नगर के वाक़े की तरफ आएंगे। भावल नगर से 10 किलोमीटर बाहर भावलपुर चिश्तिया रोड पर मंडी मदरसा नाम का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे के थाने के 2 एहलकार ईद से एक दिन कबल चक सरकारी गांव के एक घर गए। दरमियानी उम्र का एक शख्स बाहर निकला। पुलिस ने इसके नाम की शनाख्त की और इसे थाने चलने का हुक्म दिया। वो नौजवान भागकर अंदर चला गया। पुलिस भी इसके पीछे घर में दाखिल हो जाती है। घर में इस नौजवान के 2 भाई होते हैं। वो पुलिस एहलकार को पकड़कर चारपाई पर बिठा लेते हैं और इनसे वारंट मांगते हैं। पुलिस के पास वारंट होता है और ना ही लेडी पुलिस। वो इन्हें एसएचओ को बुलाने को कहते हैं। एहलकार एएसआई और कांस्टेबल एसएचओ रिजवान अब्बास को कॉल करते हैं। एसएचओ एक एहलकार के साथ वहां पहुंच जाता है। वो दोनों भाई एसएचओ से अपने भाई का जुर्म पूछते हैं। एसएचओ बताता है, हमने किसी शख्स से पिस्तौल बरामद किया है। मुलजिम का कहना है इसने ये पिस्तौल आपके भाई से ख़रीदा था। वो एसएचओ से पूछते हैं, क्या आपने इस वाक़े की कोई एफआईआर दर्ज की? पुलिस के पास एफआईआर भी नहीं होती। इस पर दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, जिसके आखिर में वो दोनों भाई पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाते हैं और उन्हें वापस भिजवा देते हैं। एसएचओ बाहर निकलकर वायरलेस के ज़रिए पुलिस फोर्स मंगवा लेता है। भावल नगर के थाने तख्त महल से 20 एहलकारों की फोर्स एसएचओ नवीद नज़ाकत के साथ इस गांव में पहुंच जाती है। पुलिस इस खानदान के 23 अफराद के खिलाफ सरकार में मुदाखलत से लेकर दहशतगर्दी तक के तमाम दफात के तहत एफआईआर दर्ज करती है। घर पर रेड करती है। पुलिस खवातीन के साथ बदसलूकी करती है और 2 भाइयों और इनके वालिद को उठाकर थाने ले जाती है। इस कश्मकश के दौरान दोनों भाई पुलिस को बताते हैं, हम एसएसजी के कमांडोज हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें खौफनाक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इन पर इतना तशद्दुद होता है कि वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। तशद्दुद के बाद इन्हें प्राइवेट टार्चर सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ भी इन पर बार बार तशद्दुद होता है। इस दौरान अहले खाना इनकी यूनिट से रब्ता करते हैं और यूँ हाई कमान भावल नगर पहुँच जाती है। डीपीओ नसीबुल्लाह खान को इतला दी जाती है। वो एसएचओ और एएसआई को मुअत्तल कर देता है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है। ताहम वो दोनों फौजी जवान मुतल्लका हुकाम के हवाले नहीं करता और ये दोनों मज़ीद एक दिन पुलिस की टार्चर सेल में रहते हैं। इनकी हालत जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो पुलिस उन्हें सफ़ेद सुजुकी मैदान में बेहोशी की हालत में डीएचक्यू भावल नगर के गेट पर फेंक कर चली जाती है। ये बड़ी देर तक वहाँ पड़े रहते हैं। दोनों में एक को ज़रा सा होश आता है तो वो डॉक्टर को अपनी शिनाख्त कराता है और डॉक्टर मुतल्लका हुकाम को इतला देता है और इसके बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। दोनों भाइयों का मेडिकल होता है और दोनों पर तशद्दुद साबित होता है। डीपीओ से जवाब तलबी की जाती है। इसके पास कोई जवाब नहीं होता और इसके बाद वही होता है जिसकी वीडियोस अब तक पूरी दुनिया देख चुकी है। मंडी मदरसा की सूरत-हाल के बारे में 2 विजन हैं। पुलिस के मुताबिक एसएचओ और एएसआई को हवाला से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे फरीक के मुताबिक एसएचओ रिजवान अब्बास और एएसआई दोनों साइड रूम में बेड पर लेटे थे और उन्हें जो आराम में देखकर इश्तियाल में मज़ीद इजाफा हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ज़्यादती दोनों साइड से हुई। पुलिस के पास एफआईआर वारंट के बगैर किसी के घर में दाखिल होने का इख्तियार नहीं था। दूसरे घर पर रेड और फिर लोगों को उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाना और फिर उन्हें हवालात के बजाय प्राइवेट टार्चर सेल में रखने की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और जब मामला डीपीओ के नोटिस में आ गया तो भी पुलिस ने दोनों फौजी जवानों के हवालात में शिफ्ट किया और ना उन्हें मुतल्लका हुकाम के हवाले किया। क्यों? दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन रियासत का सिंबल होता है और किसी भी इदारे के पास, ख्वाह वो कितना ही बड़ा और मुक़द्दस इदारा क्यों ना हो, इसमें दाखिल होने और वो सलूक करने जिसकी फुटेज पूरी दुनिया देख चुकी है का इख्तियार नहीं होता।
اور اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اس صورتحال کے بعد نکلا۔ بہاول نگر کے 3 تھانے 3 دن بند رہے، شہر سے ٹریفک پولیس اور سیکورٹی تک چلی گئی اور فورس کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا۔ اب دونوں اداروں کے درمیان اعتماد بحال کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ پولیس اور فوج کی قیادت معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ پولیس کے واٹس ایپ گروپ میں بہت کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے، وردیاں بھی جلائی جا رہی ہیں اور حکام چھوڑ ہڑتال کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے ہمارے اداروں میں انٹیلیجنس کا سسٹم بہت کمزور ہے۔ پولیس کی قیادت بھی صورتحال کی نزاکت کا اندازہ نہیں کر سکی اور فوج نے بھی نتائج کا تخمینہ نہیں لگایا اور اس کے نتیجے میں اداروں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ آپ اس کے بعد ایک دوسرا المیہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ کراچی میں اے ایس ایف کے اہلکار صبحان کی 3 سال کی بچی کے ساتھ بدسلوکی ہو یا پھر بہاول نگر کا افسوسناک واقعہ، آپ کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ پوری حکومت اس پر مکمل خاموش ہے۔ کسی نے کوئی بیان دیا اور نہ درمیان میں آنے کی جسارت کی۔ حکومت کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے حکومت کور ایشوز پر سائڈ پر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب صرف پروٹوکول، جہاز، ہیلی کاپٹرز اور 30 گاڑیوں کے قافلے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک اقتدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی کنسرن نہیں۔ ملک جانے اور ملک چلانے والے جانے۔ یہ لوگ جہاں تک ہو سکے گا اقتدار کو انجوائے کریں گے، اور جب بوجھ بڑھ جائے گا تو یہ چپ چاپ لندن واپس چلے جائیں گے اور بس۔ اب سوال یہ ہے، کیا ملک اس صورتحال میں چل سکے گا؟ جی نہیں۔ یہ ہائبرڈ سسٹم ملک کو مزید تباہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اسے چلا نہیں سکتا۔ اس سسٹم کو سب سے بڑا خطرہ 2 کھلاڑیوں سے ہے، نواز شریف اور عمران خان۔ نواز شریف وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے باوجود سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں، اور صرف 2 ماہ میں ان کے اندر غصے کا ابال دکھائی دے رہا ہے۔ یہ چند دنوں میں چین کا دورہ کریں گے، لیکن یہ کس کیپیسٹی میں یہ دورہ کریں گے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ پارٹی کی قیادت بھی میاں شہباز شریف سے واپس لے رہے ہیں، جس کے بعد ایک سسٹم کے 4 قائدین ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور پارٹی قائد نواز شریف۔ اصل طاقت کس کے پاس ہوگی اس کا فیصلہ میدان جنگ کرے گا۔ اور دوسرا خطرہ عمران خان ہے۔ یہ جیل میں بیٹھ کر بھی سسٹم کے لیے خطرناک ہیں، اور ریاست ابھی تک ان کا کوئی توڑ تلاش نہیں کر سکی۔ چنانچہ ہمیں ماننا ہوگا ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے دور سے جس میں حکمران درجنوں ہیں مگر حکمرانی کسی کے پاس بھی نہیں، صرف ڈنڈا چل رہا ہے، اور یہ ڈنڈا کس وقت کس کے سر پر آ گرے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ ہم بحرانوں کے دلدلوں میں دھنستے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے، اللہ کے حوالے۔